Hello friends, welcome to our channel The Life School. Today we will cover opinion of third person when relevant under section 45 to 51 and another part character when relevant under section 52 and 55 of the relevancy of fact. इस वीडियो में पार्ट 7 पार्ट 8 कवर होगा जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में डिवाइड किए थे 8 पार्ट. ये लास्ट पार्ट है. So let's explain each section in Hindi and English. That's why stay tuned with us at last moment. Today's agenda: opinion of third person when relevant, section 45 to 51, and another part character when relevant under section 52 and 55, along with some case which is the most important for section 45. Section 45 is the important for the point of examination and rest of section only for objective purpose. So let's explain deeply in section 45. सेवन पार्ट ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट. थर्ड पर्सन का जो ओपिनियन है कब रिलेवेंट होगा इन प्रोसीडिंग लीगल केस में. सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन. ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इसमें डिफिनेशन दी गई है कि एक्सपर्ट कौन कौन हो सकते हैं. इसकी डिफिनेशन एज पर बियर एक्ट: ओपिनियन ऑफ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर एक्सपर्ट. ये 5 जो एक्सपर्टाइज हैं सेक्शन 45 में बताया गया कि हु पर्सन मतलब कौन पर्सन इसमें एक्सपर्ट होगा. फॉरेन लॉ में, साइंस में कई चीजें आ जाती हैं, कैसे उसका पोलोग्राफी टेस्ट करना, कॉज ऑफ डेथ, व्हाट द रीजन, मतलब कब टाइम पे वो उसकी डेथ हुई है, ये चीजें आ जाती हैं. आर्ट में कस्टम से रिलेटेड, राइट एंड कस्टम से आ जाएगा. हैंड राइटिंग से रिलेटेड आ जाएगा. और फिंगर जो थम्स ऑफ एक्सप्रेशन होते हैं उससे रिलेटेड आ जाएगा. तो एज पर बियर एक्ट में क्या इसकी डिफिनेशन है: ओपिनियन ऑफ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग, फिंगर एक्सपर्ट इज रिलेवेंट माने जाएंगे. सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सपर्ट. इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट. तो डिफिनेशन क्या हो गई कि ओपिनियन ऑफ पर्सन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग एंड फिंगर एक्सपर्ट इज नोन एज कॉल्ड एक्सपर्ट. अच्छा, ये जब है कि जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट का है कब रिलेवेंट होगा, कब एडमिसिबल होगा, तो कोर्ट क्या करती है? 2 थिंग्स पे फोकस करती है कब उसका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज एडमिसिबल और नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्ट विल चेक फॉलोइंग 2 थिंग्स. कौन कौन से थिंग्स हैं? सब्जेक्ट इज ऑफ सच नेचर दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज नेसेसरी, या कोर्ट विल इंश्योर दैट पर्सन इज रेडी एंड एक्सपर्ट. यदि इस टाइप का नेचर का केस है जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत हो तो कह सकते हैं द नेसेसिटी बेस्ड ऑन सच केस. उसकी जरूरत, उस केस की जरूरत है कि उसको थर्ड ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी. तो इस टाइप के केस को जो कोर्ट है वो रेफर करेगी ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन को, उसकी नेसेसिटी बेस पे. इट्स मीन बेस्ड ऑन द नेसेसिटी विच टाइप्स ऑफ केस. ऐसे केस में यदि उसकी जरूरत पड़ेगी थर्ड पर्सन की एक्सपर्ट तो रेफर कर देगी. और दूसरा है जो कोर्ट विल इंश्योर दैट पर्सन इज रेडी एंड एक्सपर्ट. वो पर्सन वास्तव में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है उस सेक्टर में या नहीं, ये कोर्ट इंश्योर करेगी. अच्छा, आपने एक लैटिन वर्ड पढ़ा होगा एम्बिकस क्यूरे. एम्बिकस क्यूरे मीन्स होता है फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट. ये वही फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट है जो केस को डिसाइड करने में जज की हेल्प करते हैं. तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट या एम्बिकस क्यूरे लैटिन वर्ड विच इज अप्लाई इन दिस सेक्शन 45 में. एडमिसिबल कब होगा? जब कोर्ट, जब जज को ये महसूस होगा कि इस केस की जो नेचर है उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है तो वो रेफर कर देगा. और कोर्ट विल इंश्योर करे कि दैट पर्सन इज रेडी एंड एक्सपर्ट और नॉट. वो क्या पर्टिकुलर सेक्टर में उसको एक्सपर्टाइज है कि नहीं है, 2 चीज पे ये कोर्ट इंश्योर करेगी. तो कब एडमिसिबल होगा?
जब केस को जरूरत पड़ती है कि उसके थर्ड पर्सन ओपिनियन की जरूरत है, उसके एक्सपर्टाइज की, तब और कोर्ट चेक करेगा उसका जो एक्सपर्ट पीपल है, ओपिनियन है, वो वास्तव में एक्सपर्ट है कि नहीं है। तो इस 45 सेक्शन में क्या एम्बिकस क्यूरे भी अप्लीकेबल होता है फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट वही हैं जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं। We will discuss in some important case which is the related under section 45. फर्स्ट केस है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1972 का केस है। इसमें क्वेश्चन रेज हुआ था कि कुछ ऐसे पर्सन होते जो उनके पास डिग्री नहीं होती है या कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, बट उनके पास एक्सपर्टाइज होती, एक्सपीरियंस होता है। तो अब्दुल रहमान के केस में केस था, चेक करना था उसके गोल्ड को कि उसको गोल्ड प्योरिटी ऑफ गोल्ड है कि नहीं है। तो the opinion of professional goldsmith as the purity of the gold in question was held to be relevant as the opinion of expert, though he had no formal qualification. His only qualification was experience. उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी? एक्सपीरियंस था, ना कि कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस ही एज ए क्वालिफिकेशन गोल्ड स्मिथ, जो प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ है उसका कंसीडर किया जाता है कि जो उसका एक्सपीरियंस है वही उसका क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन होगा। तो अब्दुल रहमान केस में ये क्वेश्चन उठा था, क्या गोल्ड स्मिथ के पास जो सुनार होते हैं क्या उनके पास कोई लीगल या फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती कि नहीं होती। इसमें क्वेश्चन उठा था, बट कोर्ट का ओपिनियन ये था कि गोल्ड स्मिथ का एक्सपीरियंस ही एज ए क्वालिफिकेशन कंसीडर्ड होगा अब्दुल रहमान के केस में, जो सेक्शन 45 में इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है क्या है? दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन आई विटनेस ऑन द पॉइंट हाउ द इंजर्ड वाज कॉज्ड, द एविडेंस ऑफ डॉक्टर कैन नॉट ओवरराइड द अनपीचेबल टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेस। In this case, the Supreme Court considered eyewitness को प्रिविलेज दिया गया इन कंपैरिजन टू डॉक्टर एविडेंस का, डॉक्टर ओपिनियन का। क्यों? क्योंकि मे बी डेट जो आई विटनेस है डॉक्टर को कुछ बता रहा हो और डॉक्टर ने कुछ समझा हो। तो इन दिस केस द कोर्ट मस्ट कंसिडर्ड एंड टू मेक द प्रिविलेज आई विटनेस इन कंपैरिजन टू डॉक्टर ओपिनियन। दर्शन सिंह केस में जो हरियाणा केस था उसमें आई विटनेस को वो प्रिविलेज दिया गया था या प्योरिटी दिया गया था कि डॉक्टर ओपिनियन को। तीसरा है पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल 2020 का केस था, 2020। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इफ देयर इज वेरिएंस बिटवीन द मेडिकल एविडेंस एंड ऑकुलर एविडेंस। ऑकुलर एविडेंस मीन होता है जो आंखों से देखा हुआ आई विटनेस, ऑकुलर विटनेस एविडेंस। The ocular evidence must be given primary because the ocular evidence is best evidence in comparison to medical evidence। इसमें ये भी कहा गया था कि ocular evidence को बेस्ट एविडेंस माना जाता है इन कंपैरिजन टू मेडिकल एविडेंस को। तो पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑकुलर एविडेंस को बेस्ट एविडेंस माना गया था इन कंपैरिजन टू मेडिकल एविडेंस। अच्छा, वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन बाइंडिंग है कोर्ट को? नहीं है, ये नॉट टू बाइंडिंग, कोर्ट को कोई बाइंडिंग नहीं होता। इट्स डिपेंड ऑन कोर्ट डिसिशंसी टू टेक द ओपिनियन या टू टेक द कंसीडर्ड ऑफ द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन या एक्सपर्टाइज विच इज द रिलेवेंट और नॉट। ये कोर्ट को बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो अप्रिशिएट करे, और जो अप्रिशिएट करेगा इट इज अप्रिशिएटेड टू लॉ एक्सेप्टेड इफ ट्रस्टवर्दी, नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट। सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, और रेस्ट ऑफ जो भी सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45A सभी लोग जानते हैं कि जब ये एविडेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 आया था तब ये इंसर्ट किया गया था, ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोवाइड। सेक्शन 45A ये कब इंसर्ट हुआ था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 सितंबर 2000 को ये
ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना था तब से ये इंसर्ट किया गया एविडेंस एक्ट में। 45A क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू एनी मैटर relating any information transmitted या stored in any computer resources, any other electronics and digital form, the opinion of examiner of electronic evidence referred in section under section 7। जो IT एक्ट का अंडर सेक्शन 7 है उसमें जो कंप्यूटर को जो डेटा होता है स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, वो उसका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिक, तो इस टाइप की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो कोर्ट इसका एक जो IT एक्सपर्ट होते हैं एग्जामिनर, उनको रेफर कर दिया जाएगा कि उसकी ओपिनियन रिलेवेंट मानी जाएगी। 45 में इतना ही बताया कि जो भी डेटा है कंप्यूटराइज डेटा वो कहाँ पे वो कैसे स्टोर है, वो मतलब ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, इस टाइप की जो भी ओपिनियन जरूरत पड़ेगी तो जो एग्जामिनर है उसका ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 46 fact bearing upon opinion of expert। There are two things: provide that fact otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinion of expert when such opinion are relevant। ऐसे कभी सिचुएशन हो जाता है कि जो थर्ड पर्सन की ओपिनियन है, एक्सपर्ट है, कुछ केस में तो रिलेवेंट होगी, हो सकता है कि कॉन्ट्रोडिक्शन दे रहा हो तो वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रिलेवेंट, इस टाइप की जो ओपिनियन होगी वो रिलेवेंट ऑफ फैक्ट ऑफ इशू माना जाएगा। व्हेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिलेवेंट, उसका जो एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। देन एनी फैक्ट विच विल नाइदर सपोर्ट हिज ओपिनियन, जरूरी नहीं कि उसका ओपिनियन को सपोर्ट ही किया, और जो भी कॉन्ट्राडिक्ट भी होगा तो भी बिकम रिलेवेंट माना जाएगा, रिलेवेंट ऑफ फैक्ट से एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन 47 ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 47 क्या बताता है? जब भी कभी सिग्नेचर वेरीफाई करना हो या उसकी हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज करना हो कि वो पर्सन की है कि नहीं है। कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि फॉल्स सिग्नेचर करके लोग सबमिट कर देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी यदि कोर्ट को जरूरत पड़ती है कि उसकी ओपिनियन लेने के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की या थंब एक्सप्रेशन की, तो रिलेवेंट मानी जाएगी। कब होगा? provides that when that court has to determine the question whether a document is written or signed by a person or not, that court can admit the opinion of person who is accusing that person handwriting। यदि कोई शख्स या कोई मतलब प्रिंटिव कोई भी एविडेंस प्रूफ यदि प्रूफ करना हो कि उसके साइन है कि नहीं साइन है, तो इन दिस कंडीशन यदि उस समय कोई भी पर्सन ऐसा हो जो साइन करते हुए देख रहा हो तो उसका भी ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। जरूरी नहीं कि जो बंदा ने साइन किया है या हैंड राइटिंग उसकी है वही रिलेवेंट आके कहे कि हाँ ये मेरी राइटिंग है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाता वो बंदा, तो इस कंडीशन में यदि कोई भी थर्ड पर्सन वहां पे प्रेजेंट हो, उसको साइन करते हुए देखना या उसकी जो राइटिंग है रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये जो हैंड राइटिंग है उस शख्स की है, ये है कि नहीं है, तो इस टाइप के को जो ओपिनियन है वो भी रिलेवेंट माना जाएगा। 47A डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट, ओपिनियन एज ए डिजिटल सिग्नेचर व्हेन रिलेवेंट। ये है अंडर सेक्शन 47 वाज इंसर्टेड IT एक्ट 2000 विद इफेक्टेड फ्रॉम 17 अक्टूबर 2000 से ये इफेक्ट हुआ था, जो इंसर्ट किया गया था 47A में। डिजिटल सिग्नेचर कौन चेक करता है? सर्टिफाइड अथॉरिटी। यदि कभी ऐसा केस आ जाए जो डिजिटल से रिलेटेड हो और उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इन दिस सिचुएशन हु आर वेरीफाई ऑफ द सिग्नेचर, कौन करेगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को वो चेक करेगा कि हाँ ये रिलेवेंट है कि नहीं है। इसका जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी इट्स मीन CA जो है उसका ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 48 ओपिनियन एज टू एक्सिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 13 और 48 में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है इसमें चेक करते हैं। Provides that general custom or rights includes custom or rights common to any considerable class of person। कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए
कि आपने पहले पढ़ा होगा 13 सेक्शन अंडर सेक्शन 13। इसमें क्या कि पब्लिक मतलब ऑल काइंड्स ऑफ राइट वेदर पब्लिक और प्राइवेट। सेक्शन 13 क्या बताता है कि पब्लिक और प्राइवेट पर्सन का जो कस्टम होगा वो रिलेवेंट राइट और जो कस्टम है वो रिलेवेंट माना जाएगा। 48 में क्या करता है कि ये सिर्फ पब्लिक नेचर का है, नॉट प्राइवेट। सेक्शन 48 इज कंसीडर्ड एज ए रिलेवेंट फैक्ट पब्लिक राइट और कस्टम, नॉट फॉर प्राइवेट। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन सेक्शन 13 एंड 48। 43 में 48 में क्या है कि सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के बिहाफ पे राइट और उसका कस्टम ये रिलेवेंट होगा। और सेक्शन 13 में क्या है, ये पब्लिक तो होगा ही होगा, साथ में प्राइवेट का भी कस्टम एंड राइट रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन क्या है कि द राइट ऑफ विलेजर of a particular village to use the water of particular well, the general rights within the meaning of this section। कि राइट टू द विलेजर्स, एक गांव का जो वेल है, कुआं है पानी का, ये उसका ये कि सभी लोग उसका पानी का यूज करते हैं नहीं करते हैं। द यूज वाटर ऑफ द पर्टिकुलर वेल, उस गांव का जो पर्टिकुलर वेल है, कुआं है, तो क्या पानी लोग पीपल विलेजर्स यूज करते नहीं करते। इन दिस कंडीशन जनरल राइट्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि हाँ किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाएगा जो हु आर नॉट रिलेवेंट इन दिस विलेज या ग्रुप ऑफ पर्सन से कि आप इस वेल का यूज करते नहीं करते। तो हो सकता है कि कुछ शादी वगैरह में कुछ कुआं पूजन करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लेस कुआं गांव में जो होता है, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। इट्स ए कस्टम या राइट है हिंदू रीति रिवाज में कि जब शादी में बारात जाती है लड़की के यहाँ, वो परफॉर्म करते हैं, तो उससे पहले कुआं पूजन होता है। तो पर्टिकुलर ये क्या है, कस्टम है। तो इन दिस ये क्या है, पब्लिक एक तरीके से कस्टम है, राइट है, तो ये रिलेवेंट माना जाएगा। तो 48 यही बताता है कि 43 और 48 में क्या डिफरेंस है। सेक्शन 49 ओपिनियन एज टू यूजेस टेनेंट एटसेट्रा व्हेन रिलेवेंट। इन दिस सेक्शन देयर आर 3 पॉइंट मेंशन। क्या है, मेक ओपिनियन ऑफ सच पर्सन रिलेवेंट हु आर स्पेशल मीन्स नॉलेज रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग इट्स द यूजेस एंड टेनेंट। टेनेंट्स मीन होता है जिसके पास कोई चीज हो, उपयोग करने योग्य वस्तु, एंड यूजेस मीन जो प्रयोग करता है। एनी बॉडी या मेन ऑफ फैमिली, उसके पर्सन में कोई भी ऐसा बंदा जो वो पर्टिकुलर पार्ट को या कोई चीज यूज कर रहा है, जरूरी नहीं कि जो बंदा यूज कर रहा है वही हो सकता है कोई भी आदमी हो सकता है या उसके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, तो उसका ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जो चैरिटेबल फाउंडेशन है, तो उसका भी रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन है, तो उसका भी ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ टर्म्स यूज द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, एक कोई क्लास ऑफ पीपल का भी ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 49 सेक्शन 50 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। 50 में क्या दिया गया है कि मेक्स रिलेवेंट द ओपिनियन ऑफ पर्सन एक्सप्रेस्ड बाय हिज कंडक्ट हु एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली और otherwise has a special means of knowledge as to relationship of one person to another। in this section कि suppose that एक कपल है, तो उसके एक्सप्रेस या स्टेटमेंट देने से ये नहीं माना जाएगा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ है। उनके कंडक्ट को भी ऑब्जर्व किया जाएगा कि उनका कंडक्ट कैसा है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेटेड है कि नहीं है, या उसके फैमिली के मेंबर उन दोनों को हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट कर रहे हो, उनका ऐसा करेक्टर है या ऐसा कंडक्ट है कि हस्बैंड वाइफ ही का बिहेव कर रहे हो, तो ऐसे उनके कंडक्ट को भी रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 50 यही कहता है कि उसके रिलेशनशिप जो है वो कब रिलेवेंट होगा, उनके कंडक्ट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि क्या एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट, उनके हाव भाव से भी रिलेवेंट होगा, ना कि वर्ड्स या स्टेटमेंट कहने से ही नहीं होगा कि हस्बैंड एंड वाइफ है। वो उनके तो कोई फैमिली मेंबर ऐसा बिहेव कर रहा हो कि हाँ ये हस्बैंड एंड वाइफ है, ट्रीट कर रहे हो, तो ऐसा कंडक्ट को रिलेवेंट माना जाएगा। या खुद ऐसे वो बिहेव कर रहे हो कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, उनका कंडक्ट या हाव भाव, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। जो अंडर सेक्शन 45 टू 50 के बीच में कोई भी ऐसा ग्राउंड है
जो रिलेवेंट हो वो ग्राउंड सेक्शन 50 में रिलेवेंट माना जाएगा। प्रोवाइड्स दैट व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन के द्वारा ऐसा कोई ग्राउंड जो रिलेवेंट है कोई लीगल प्रोसीडिंग में, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड ऑन रिलेवेंट, तो उसका रिलेवेंट माना जाएगा उसका ओपिनियन। अब कुछ लिंकिंग लॉ देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉ कौन सा सेक्शन में फॉल करते हैं। कुछ जैसे फॉरेन लॉ हमारा है, तो ये अंडर सेक्शन 38 क्या है, बाय डायरेक्ट रेफरेंस टू बुक। ऐसा कोई फॉरेन लॉ या फॉरेन बुक हो तो उस बुक के रेफरेंस को भी एज ए रिलेवेंट विटनेस या एविडेंस एडमिट कर सकते हैं, एडमिसिबल होगा। और 45 में तो ही है ओपिनियन ऑफ, जितना भी है सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। जरूरी नहीं कि कोई थर्ड फॉरेन से ही आए वो बंदा बताए, उसके बुक के रेफरेंस को भी एज ए रिलेवेंट माना जाएगा, जो सेक्शन 38 में है। बाय डायरेक्ट रेफरेंस टू बुक का हम रेफरेंस दे सकते हैं, एज ए रिलेवेंट एविडेंस माना जाएगा। दूसरा है कि फिंगर एक्सप्रेशन, इसमें अंडर सेक्शन 17 स्टेटमेंट ऑफ कंसर्न पर्सन का भी हम वो जो उसका मतलब स्टेटमेंट का है कि सेक्शन 17 में बताता है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं कि साइन कर दिया डॉक्यूमेंट्स में वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, उनके किसी के थर्ड पर्सन के फेवर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया हो, तो उस कंडीशन में जब कोई थर्ड पर्सन प्रेजेंट हो उसको स्टेटमेंट देते हुए, तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट वो कंसल्ट वो रिलेवेंट माना जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति कहते नहीं हाँ मैंने देखा था उसने इस डॉक्यूमेंट्स में साइन किए थे और इनके फेवर में स्टेटमेंट दिया गया था। और सेक्शन 45 ये तो एक्सपर्ट ही है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, एक और फिंगर इंप्रेशन को अंडर सेक्शन 60 में भी है, एविडेंस ऑफ आई विटनेस, ये भी लिंकिंग लॉ है, लिंकिंग सेक्शन है अंडर सेक्शन 60 जो फिंगर एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, एविडेंस ऑफ आई विटनेस। ठीक है, तीसरा है हैंड राइटिंग में कौन कौन सेक्शन है, एविडेंस ऑफ, ये तो ऐसा कोई जो जिसने साइन किया वो खुद आके कोर्ट में कह दे कि हाँ ये मैंने साइन किया था, बिफोर द कोर्ट दे एडमिटेड या ही एडमिटेड कि दैट टाइप्स ऑफ सिग्नेचर बिलोंग टू मी, इट्स माइन सिग्नेचर, तो ये होगा या अंडर सेक्शन 45। 47 में क्या है कि पर्सन हु इज एक्वेंट विथ हिज हैंड राइटिंग, तीसरा व्यक्ति ये देख रहा हो कि हाँ कि ये हमारे सामने साइन सिग्नेचर किया है, तो हैंड राइटिंग से रिलेटेड सेक्शन 47 में उस पर्सन का ओपिनियन भी रिलेवेंट माना जाएगा जो थर्ड पर्सन है, जिसने वो फर्स्ट पर्सन को साइन करते या स्टेटमेंट देते हुए देखा हो, तो या उसकी हैंड राइटिंग एक्नॉलेज कर ले कि हाँ ये हम उस बंदे की राइटिंग है, ये हम जानते कि उसी बंदे की राइटिंग है, तो ये 47 रिलेवेंट माना जाएगा। लास्ट है हैंड राइटिंग का सेक्शन 73, कोर्ट इटसेल्फ कंपैरिजन हैंड राइटिंग। जरूरी नहीं कि थर्ड कोर्ट सभी के लिए केस में किसी भी पर्सन को बुलाए, कभी कभी क्या है कि कोर्ट खुद कंपैरिजन करता है कि हाँ ये हैंड राइटिंग से मैच करेगा कि इसकी राइटिंग में है कि नहीं है, कंपैरिजन करेगा प्रीवियस स्टेटमेंट और करंट स्टेटमेंट को, दोनों का सिग्नेचर या राइटिंग मैच कर सकता है, कोर्ट कभी कभी मैच करता है, तो इस सिचुएशन में अंडर सेक्शन 73 में ये हैंड राइटिंग से लिंक करता है। तो ये फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है, सेकेंड पार्ट चलते हैं। लास्ट पार्ट है द करेक्टर व्हेन रिलेवेंट ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जो 8 डिवाइड करेक्टर थे उसमें ये लास्ट है हमारा करेक्टर व्हेन रिलेवेंट, कब करेक्टर रिलेवेंट होगा, विच इज सेक्शन अंडर सेक्शन 52 एंड 55। सेक्शन 52 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the situation where the character of a person is relevant or not। सेक्शन 52 क्या करता है कि सिचुएशन को डील कर रहा है कि ये पर्सन रिलेवेंट, उसका करेक्टर रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा। सिविल केस में क्या है कि 2 केस है, सिविल केस और क्रिमिनल केस में। सिविल केस में करेक्टर कब रिलेवेंट होगा, द फैक्ट दैट करेक्टर ऑफ द पर्सन एनी पर्सन इज सच as affect the amount of damage which he ought to be receive, जो करेक्टर है वो उतना ही अमाउंट रिसीव करे जितना वो इफेक्ट हुआ हो, तो इस सिचुएशन में उसका करेक्टर रिलेवेंट माना जाएगा। तो ज्यादा रिसीव कर लिया हो, कुछ इफेक्ट कम हो, डैमेज हुआ हो, तो इस सिचुएशन में उसका रिलेवेंट
करेक्टर नहीं माना जा सकता है। हो सकता है उसको लालच दिया गया हो, तो जितना डैमेज हुआ उतना ही वो रिसीव कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उसका करेक्टर रिलेवेंट माना जाएगा इन सिविल केस में। क्रिमिनल केस में क्या है कि वो जनरली एक्सेप्शन ऐसा है कि उसका करेक्टर बैड होगा। हाँ, कब, जब तक कि उसके सपोर्ट में कोई बंदा करेक्टर सर्टिफिकेट या करेक्टर ना एक्सप्लेन करे कि हाँ ये गुड करेक्टर का है। तो क्रिमिनल केस में क्या है कि दैट द फैक्ट दैट एक्यूज्ड पर्सन हैज ए बैड करेक्टर, वो मतलब जनरल रूल से भी बैड करेक्टर रखा होगा, तो ये इररिलेवेंट माना जाएगा। अनलेस, जब तक एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज ए गुड करेक्टर, इन विच केस इट्स बिकम रिलेवेंट। यदि उसका करेक्टर गुड करेक्टर को दिया जा रहा है तभी वो रिलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज रिलेवेंट माना जाएगा। उसके फेवर में कोई एक ग्रुप खड़ा हो तो भी माना जाएगा कि उसका करेक्टर अच्छा था। हो सकता है कि उसको फंसाया गया हो। तो क्रिमिनल केस में स्टार्टिंग से ही ये माना जाएगा कि उसका करेक्टर बैड करेक्टर है, वो ये रिलेवेंट होगा जब तक उसका कोई पर्सन या कोई भी करेक्टर सर्टिफाइड ना करे कि हाँ ये अच्छा करेक्टर का बंदा था। तो in simple terms, in civil case, the character of a person can be relevant to determine the amount of damage they should receive. In criminal case, the general rules is that the bad character of the accused is not admissible unless the accused has introduced evidence of their good character, in which case the prosecutions can rebut it by introducing evidence of the accused bad character. चलते नेक्स्ट सेक्शन। Section 53. In this section, the relevancy of the opinion of third person when the character of a person is questioned. The relevancy of the opinion of third person when the character of a person is in question. It is stated in this in case in which the character of any person is a fact in issue or is a relevant fact, his opinion upon the character is a relevant. जब कोई थर्ड पर्सन किसी बंदे के विषय में ओपिनियन दे रहा हो, मे बी डेट इररिलेवेंट और या बैड करेक्टर या गुड करेक्टर, तो इस सिचुएशन में थर्ड पर्सन का ओपिनियन रिलेवेंट माना जाएगा। इट मीन्स दैट इज द करेक्टर ऑफ पर्सन इज इन क्वेश्चन इन लीगल प्रोसीडिंग। कोई थर्ड, उसका जो करेक्टर है वो क्वेश्चनेबल हो लीडिंग प्रोसीडिंग में, तो थर्ड पर्सन की ओपिनियन इज रिलेवेंट। द ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन बट दैट पर्सन करेक्टर बिकम रिलेवेंट एंड एडमिसिबल एज एविडेंस। उसका करेक्टर है जो रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 54 is about the relevancy of the statement made by a person as to his general reputation. अब देखिए सेक्शन 53 में यह कहा गया है कि थर्ड पर्सन की ओपिनियन अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन के करेक्टर को डिफाइन करेगा। बट सेक्शन 54 क्या है? जनरल रिपुटेशन। कोई बहुत बंदा मतलब समाज में उसकी रेपुटेशन है, तो उसका यदि करेक्टर क्वेश्चनेबल हो, क्रिएट हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वेयर द करेक्टर ऑफ दैट पर्सन इज क्वेश्चन। जनरल रेपुटेशन बंदे की है बाय ए पर्सन ऑफ हिज, तो क्या किया जाएगा? सेक्शन 54 एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन प्रीवियस गुड करेक्टर इन क्रिमिनल केस। सपोज दैट उसका पहले भी कोई केस चल रहा हो, तो जो प्रीवियस प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल केस में उसका करेक्टर अच्छा है तो रिलेवेंट माना जाएगा। यदि प्रीवियस लीगल प्रोसीडिंग में उसका करेक्टर बैड है तो वो इररिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 54 एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन प्रीवियस गुड करेक्टर इन क्रिमिनल केस। इफ द एक्यूज्ड पर्सन हैज ए गुड करेक्टर, दिस फैक्ट इज रिलेवेंट। प्रीवियस केस में उसका करेक्टर गुड है तो रिलेवेंट होगा। एंड एविडेंस कैन बी प्रेजेंटेड टू एस्टेब्लिश इट, और उस जो एविडेंस है वो एस्टेब्लिश करेगा उसका प्रेजेंटेड जो केस चल रहा है वो एविडेंस कि बहुत प्रीवियस केस में इसका करेक्टर अच्छा था तो करंट केस में भी एज ए एविडेंस रिलेवेंट माना जाएगा। Similarly, if evidence has been given about the accused person good character, the fact that the accused has a bad character become relevant. और similarly क्या कहा गया है कि मान लो उसके फेवर में वो आ रहा हो तो उसका बैड करेक्टर भी रिलेवेंट माना जाएगा। लास्ट सेक्शन है सेक्शन 55। दिस सेक्शन refers to the relevancy of character or affecting damage. It reads as follow. In this section is applicable only for civil case. Section 55 in civil case, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damage which the ought to be received are relevant. How much the affected
हाउ मच द इफेक्ट, वो उतना ही डैमेज हम रिसीव कर रहे हैं तो रिलेवेंट है, अदरवाइज इरिलेवेंट है सेक्शन 55 में। It will be seen the explanation is indeed to explanation as under section 52, 53, 54 and 55। अब एक मोटा मोटा हम समझ लेते हैं। जो सेक्शन 52 है किसमें डील करता है, रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर इन सिविल एंड क्रिमिनल केस का। सिविल केस में जितना डैमेज हुआ है उतना ही यदि बंदा रिसीव कर रहा है तो रिलेवेंट माना जाएगा, और क्रिमिनल केस में जनरली एक परसेप्शन यही है कि उसका कैरेक्टर बैड था, तो सेक्शन 55 ये बताता है। 52 सेक्शन 53 क्या है, थर्ड पर्सन की ओपिनियन मायने रखेगी कि उसका कैरेक्टर अच्छा है कि बुरा है। 54 क्या है, रिलेवेंसी ऑफ प्रीवियस गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, जो उसका प्रीवियस केस है उसको यदि उसमें अच्छा कैरेक्टर है तो गुड कैरेक्टर है तो रिलेवेंट माना जाएगा, बैड कैरेक्टर तो रिलेवेंट माना जाएगा। और 55 में सिविल केस में एप्लीकेबल होता है उसका डैमेज। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट था उसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अपकमिंग सेक्शन है, सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, जिसको जरूरत हो उसको प्लीज शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।